नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अनेकानेक विषयों की समीक्षाएं पहुंचाई जाती हैं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत के राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश के तहत किस प्रकार नशे वाली दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं और इस प्रकार भारत की युवा पीढ़ी को कमज़ोर किया जा रहा है शारीरिक और मानसिक रूप से। वैसे नशे का प्रचलन यह या तो बहुत कमज़ोर लोगों के बीच था या उन लोगों के बीच था जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इसकी चपेट में भारत का मध्य वर्ग और यहाँ की जो युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे तेज़ी से चपेटे में आ रही है। इसके लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। किस प्रकार से यह प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ी है, आप पूरे वीडियो तक बने रहें। अभी आपने एक समाचार सुना होगा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने फिल्म निर्माता AR जाफर सादिक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता को या जुड़े हुए व्यक्ति को इसलिए पार्टी से निकालती है कि वह अपना दामन साफ कर सके कि वह हमारी पार्टी का नहीं है, क्योंकि वह आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या वह पार्टी विरोधी काम कर रहा है। यहाँ पर जो AR जाफर सादिक, जो कि एक फिल्म निर्माता भी है, का निष्कासन इसलिए हुआ है कि 2000 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी रैकेट में इनका नाम आया है और इनकी संलिप्तता सिद्ध हुई है। इसलिए DMK ने इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये तो सबको पता है, लेकिन जब तमिलनाडु के खुद एक बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई साहब हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले इस नशे की विषय की बात की थी कि तमिलनाडु के युवाओं को कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर नशीली दवाओं का वितरण किया जा रहा है, उसको बहुत हल्के में लिया गया। और जब विषय संज्ञान में आ ही गया है तो इसके तार और भी जुड़े हुए हैं। इसके तार सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, भारत का मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, वो भी इससे इफेक्टेड है। आप बोलेंगे भला वो कैसे इफेक्टेड है, कांड तो तमिलनाडु में हो गया, तो ये स्थिति कैसे आ गई वहाँ पे? तो वह स्थिति इसलिए आई कि मेथाम्फेटामाइन जो एक नशीली दवा है, यह बहुत सस्ती है, बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। नारियल के चूरे के साथ एक दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इसको कम चांस से पकड़े जाने के। हाँ, इसमें एक बात खास है कि अगर थोड़ा डोज से ज़्यादा ले लिया तो सीधा वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये नशीली दवा लेने वाले को। और इसके मौत के भी कई कारण हैं कि ये नशीली दवा में इसका प्रमुख कारण है कि सीधा अगर 19-20 हो गई डोज में तो गया। इसके अलावा यह जो दवा है ना, इसका प्रयोग लगातार 2-3 हफ्ते कोई कर ले तो वो भी जा सकता है सीधा ऊपर। तो ये ऐसी खतरनाक दवाओं को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत के राज्यों में बेचा जा रहा है। उत्तराखंड भी इसकी चपेट में है। ध्यान से सुने, मैं बताऊंगा। अब क्या है कि पहला मेथाम्फेटामाइन का उत्पादन भी एक पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा अमेरिका में, क्योंकि मैक्सिको से इसका स्मगलिंग होती थी इस दवा की। इसमें कई आसानी से प्राप्त होने वाले रसायन शामिल है जिसे बनाया जाता है, जो खतरनाक हैं, जैसे एसीटोन, या आप कर सकते हैं कि निर्जल अमोनिया उर्वरक, ईथर, लाल फास्फोरस, लिथियम, ये सारी चीज़ें इसको बनाने में प्रयोग होती है। इन रसायनों से विषाक्तता
मेथाम्फेटामाइन उत्पादन प्रयोगशाला के आसपास के वातावरण में प्रयोगशाला बंद होने के बाद भी लंबे समय तक रहती है, जैसे कि यूरेनियम का असर है, बनी रहती है, जिससे स्वास्थ्य पर कोई प्रकार से हानिकारक प्रभाव इंसान के पड़ सकता है। इन समाचारों के कारण अमेरिका में क्या हुआ था कि इसको जो है बिल्कुल कंट्रोल कर दिया था। इस पर काफ़ी बिल भी पास हुए थे वहाँ की पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीज़ें वो अमेरिका की थी। मैक्सिको से ये आम बात है, आज भी हो रहा है। 1 लाख अमेरिकी इसलिए मर रहे हैं इसे नशे के कारण। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे बेटे अमेरिका में है या वहाँ है, तो उनकी स्थिति वहाँ भयावह है। जो आने वाली संतान है अमेरिका की, नशे के चपेटे में आने वाली है। यह परमाणु बम से भी खतरनाक है, कोरोना से भी खतरनाक है, हम बता सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका उत्पादन जिस प्रकार से चीन में इसका प्रमुख उत्पादन बताया जा रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया आपराधिक समूह मुख्य रूप से चीन और कुछ हद तक फिलीपींस, ताइवान और दक्षिण कोरिया में जो स्थित प्रयोगशालाओं में बड़ी मात्रा में जो क्रिस्टल के रूप में ना, क्रिस्टल बर्फ बोलते हैं उसको, मेथाम्फेटामाइन का उत्पादन करते हैं। इसके अनुसार चीनी आपराधिक समूह सामूहिक चीन के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में स्थित मोबाइल प्रयोगशाला में भी प्रति उत्पादन चक्र में कई किलोग्राम मात्रा में बर्फ एक क्रिस्टल का होता है, इसका निर्माण होता है। यह स्थितियाँ चीन में उत्पादित अधिकांश बर्फ घरेलू वितरण के लिए हैं। चीन में भी इसकी खपत है। चीन द्वारा उत्पादित बर्फ अन्य एशियाई देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से फिलीपींस, हवाई और गुआम में दवा बाजारों में भी आपूर्ति करती है। यह मतलब सीधी बात है, चीन से और दक्षिण पूर्व एशिया देशों से अमेरिका में इसकी खपत बढ़ाई जाती है। कनाडा में भी, वहाँ पर भी हमारी कई जो खालिस्तानी पकड़े जाते हैं उनका प्रयोग इन कामों के लिए करती है वहाँ की गुप्तचर एजेंसियाँ, चाहे कनाडा की हो चाहे अमेरिका की हो, तो ये सब चलता है। अब अमेरिका तो बर्बाद हो ही रहा है इन दवाओं के कारण। आने वाले समय में और भयावह स्थिति होगी। बताते हैं कि लगभग 70 लाख से ऊपर जो वहाँ पर बाहर के लोग शरणार्थी घुस चुके हैं अमेरिका में, और वे सीरिया के हैं, यमन के हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, उनकी घुसपैठ हो चुकी है और वे सब यही काम करते हैं। और वो घर घर तक पहुंचाने में उनको ईजी है, क्योंकि वहाँ के कानून शायद इतने लचीले हैं। तो अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो उनको बर्बाद होना या आबाद होना है, या डोनाल्ड ट्रंप इस पर जो आने वाले टाइम में एक्शन लेंगे, वो राजनीतिक विषय है। यहाँ पर अमेरिका की बात नहीं, भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की बात हो रही है। नेपाल की चीन से सीमाएं बहुत लंबी है। नेपाल की भारत से सीमा लंबी है और चीन की भारत से सीमाएं लगती हैं। तो यह जो खतरनाक रसायन जो मैं बता रहा हूँ कि नशीला पदार्थ है, इसको भारत में भी फेंका जा रहा है, बशर्ते कि यह विषय अभी संज्ञान में कम आए हैं। सरकार की एजेंसियों को पता होगा, लेकिन जिस प्रकार नेपाल में और भारत की सीमाओं के दोनों तरफ मदरसे कुकुर मुत्तों की तरफ फैले हुए हैं, वहाँ से शिक्षा लेने के बाद वे लोग जिहाद के तहत, नशा जिहाद के तहत यही काम करेंगे और उत्तराखंड के घर घर में फेरी वालों के माध्यम से, कबाड़ बिनने वालों के माध्यम से पहुंचाएंगे। सड़क के किनारे उन्होंने डंप लगा रखे हैं, खुल्लम खुला रह रहे हैं। सरकार का इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से कई बार हम उत्तराखंड सरकार को गुहार लगा चुके हैं कि उत्तराखंड में फेरी और कूड़ा बिनने वालों को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल चीन करने वाला है या कर भी रहा है नशे की दवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। इसके तहत गजवाई हिंद का जो है सपना भी पूरा हो रहा है, जो देवबंद ने किया था। वहाँ से लव जिहाद, भूमि जिहाद, हल्द्वानी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब रामनगर का रहमत नगर भी इसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ इन झुग्गी झोपड़ियों से, इन बस्तियों से, इन फेरी वालों से, इन कबाड़ बिनने वालों से
घर घर तक नशा, सस्ता नशा पहुंचाया जाएगा और वो जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से हथियार खरीदे जाएंगे और भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल होंगे। इनको सपोर्ट करने के लिए सेकुलर प्रजाति के पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है इनको बचाने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार को, पुलिस प्रशासन को या जो नशे से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं उनको यह विषय संज्ञान में लेना आज आवश्यक हो गया है। ई गैरसैंण पब्लिक गुरु के माध्यम से, ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से बार बार उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को, उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को और उत्तराखंड की पुलिस को या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यह मैसेज दिया जाता है क्यों बाहर के लोग उत्तराखंड में अपना अड्डा बना रहे हैं और उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या पहले जो सरकारें रही हैं उनकी जो कमजोरियां का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया जिसके कारण सरकारी भूमियों को हथियाया और आज यह जगह जगह पर अनैतिक रूप से घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। अपने को उत्तराखंड का बताते हैं, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो। काम यह चीन की, पाकिस्तान की ISIS की स्लीपर सेलों के लिए यह काम करते हैं। इस विषय पर उत्तराखंड की जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, विशेषकर उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5 प्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, 5 बद्री और 5 केदार में जिस प्रकार से इनकी घुसपैठ तेजी से बढ़ी है, हरिद्वार में बढ़ी है, हल्द्वानी में बढ़ी है, रामनगर में बढ़ी है, टनकपुर में बढ़ी है, बागेश्वर में बढ़ी है। इस पर प्रतिबंध तुरंत अगर नहीं लगता है तो यह मध्य हिमालयी राज्य जल्दी केरला के मार्ग में आ जाएगा या आतंक की चपेट में आ जाएगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।